एवरीवन, वेलकम टू लॉ अब इनिशियो। आज हम पढ़ेंगे कि पर्सन्स हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखें सेक्शन 11 को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो वहाँ बताया गया है 3 ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। माइनर, अनसाउंड माइंड और जो कोई ऐसा व्यक्ति जिसे डिसक्वालीफाई किया गया है कॉन्ट्रैक्ट करने से। और किसने डिसक्वालीफाई किया है? लॉ ने। ठीक है। तो सेक्शन 11 में बताया गया है कि ऐसे 3 लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। इस टॉपिक में हम बेसिकली बात करेंगे माइनर के बारे में। नेचर देख लेते हैं कि माइनर का एग्रीमेंट कैसा होता है। तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस के पहले ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि जो माइनर का एग्रीमेंट होता है वो वॉइड अब इनिशियो होता है या वॉइडेबल होता है। ठीक है। लेकिन प्रीवी काउंसिल ने 1903 में केस डिसाइड किया मोहरी बीबी का, और यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जो माइनर का एग्रीमेंट होता है वो वॉइड अब इनिशियो होता है। ठीक। तो हम देख लेते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। अगर कोई माइनर एग्रीमेंट करता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो पहली चीज़ है नो स्टॉपेल। आपने स्टॉपेल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है अपने आप को किसी और तरह से, और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, इस चीज़ पे ट्रस्ट करके अपनी पोजीशन चेंज की है, तो जो पहला व्यक्ति है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बाउंड हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें माइनर के बारे में, तो यहाँ पे नो स्टॉपेल है। लेकिन कई ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे माइनर स्टॉपेल के लिए लाइबल होता है। ठीक है, मतलब उस पर स्टॉपेल लगता है। वो केस है जब वो रिप्रेजेंट करता है अपने आप को मेजर की तरह। ठीक है। और कोई जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है, तो यहाँ पे जो माइनर है उस पर स्टॉपेल लगता है। ऐसा किस केस में हेल्ड हुआ था? जगन्नाथ प्रसाद वर्सेस लालता प्रसाद में। जनरली आपको याद रखना है कि अफेक्ट में है कि नो स्टॉपेल, आप स्टॉपेल नहीं लगा सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है, जो भी अगर आप किसी एग्रीमेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं माइनर के साथ, तो इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, आप इसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते। जनरली आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी के साथ एंटर हुए हैं तो ऑब्वियस रीज़न है कि आप उसको इन्फोर्समेंट उसका चाहते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ को आप इन्फोर्स ना करवा पाए, तो ये हुआ माइनर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इन्फोर्स कोर्ट नहीं करेगा, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। साथ ही हम बात करें तो नो लायबिलिटी इन टॉर्ट। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट से कुछ ऐसी चीज़ हुई जिससे अराइज हुआ कोई टॉर्ट, ठीक है, तो आप क्या उस चीज़ के लिए लायबल ठहरा सकते हैं माइनर को? तो आंसर है नो। तो आप माइनर को लायबल नहीं ठहरा सकते हैं टॉर्ट के लिए भी। और कैसा टॉर्ट? जो अराइज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट से। ये किस केस में हेल्ड हुआ? ये हेल्ड हुआ जेनिंग्स वर्सेस रुंडेल के केस में। फिर है नो रेटिफिकेशन। देखिए, जो चीज़ ऑलरेडी वॉइड अब इनिशियो है उसे आप रेटिफाई कैसे कर सकते हैं? है ना, वॉइडेबल चीज़ों को वन ऑफ द पार्टी रेटिफाई कर सकती है, लेकिन जो चीज़ वॉइड अब इनिशियो उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता। साथ ही में हम देखें रेस्टिट्यूशन के बारे में। रेस्टिट्यूशन क्या होता है? जैसे अगर किसी ने आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले ली है, ठीक है, और लेकिन वो लीगली आप लायबल नहीं है उसको अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए, ना ही उसका कोई राइट है, तो उसको आपकी प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी, मतलब रेस्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है। जो कोई भी आपका गुड्स है, कोई भी चीज़ है, तो अगर किसी और व्यक्ति ने गलत तरीके से अनलॉफुल तरीके से ले रखा है, तो जो है कोर्ट कहती है कि आप उसको वो उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो रेस्टिट्यूट करिए, मतलब उसको वापस करिए। तो अब जब बात आती है माइनर की, तो यहाँ पे कहा गया कि आप प्रॉपर्टी तो रेस्टिट्यूट करवा सकते हैं अगर माइनर ने ली है, या माइनर ने अगर कोई गुड्स लिए हैं तो आप उसको रेस्टिट्यूट करवा सकते हैं। लेकिन क्या चीज़ नहीं करवा सकते? वो है मनी। क्योंकि मनी का पता नहीं होता, वो एक हाथ से दूसरे हाथ जाती है, फिर वो एट द एंड कहाँ गई, किसके पास गई, इस चीज़ को हम पता नहीं लगवा सकते। वहीं अगर हम देखें गुड्स एंड सर्विसेज को, तो आप इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये किसके पास गई है। तो रेस्टिट्यूशन में समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ रेस्टिट्यूट करवा सकते हैं माइनर से क्या चीज़ें? गुड्स एंड प्रॉपर्टी, लेकिन मनी नहीं करवा सकते हैं। ये किस केस में हेल्ड हुआ था? लेस्ली वर्सेस शील की केस में। तो यहाँ पे आपने देखा कि एफर्ट क्या है, ना ही कोई स्टॉपल लगेगा, ना ही इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा, ना ही माइनर की कोई लायबिलिटी होगी टॉर्ट में, ना ही इसका कोई रेटिफिकेशन होगा, ना ही रेस्टिट्यूशन।
अब बात कर लेते हैं व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल टू माइनर। कई बारी क्या होता है कि कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें माइनर का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है, जो पूरी तरीके से माइनर के बेनिफिट के लिए है और माइनर का इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, माइनर के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी बेनिफिट है, तो वहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते कौन से? मॉर्गेज अगर एग्जीक्यूट हुआ है माइनर के फेवर में, या कोई गिफ्ट है, इंश्योरेंस मनी है, या कोई परचेजिंग है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। पार्टनरशिप के बेनिफिट आपने पढ़ा होगा सेक्शन 30 में, जो माइनर है जब वो मेजर हो जाता है तो वो डिसाइड करेगा कि उसे पार्टनरशिप में रहना है या नहीं रहना है, ठीक है, लेकिन फॉर द टाइमिंग जब तक वो माइनर है तो वो बेनिफिट्स ले सकता है पार्टनरशिप की। साथ ही अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, अब यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा कि अप्रेंटिसशिप क्यों ज़रूरी होता है, ओवरऑल स्किल के डेवलपमेंट के लिए। स्किल का डेवलपमेंट होगा माइनर का तो वो अदर फील्ड्स में जाके काम कर सकता है, उसको जॉब मिल सकती है, तो बेसिकली उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होती है। तो यहाँ पे कहा गया कि इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि उसकी बेनिफिट के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट टू सर्विस नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं होता है। ऐसा कहा गया राज रानी वर्सेस प्रेमादीप के केस में, ठीक है। आप उसे बाउंड नहीं कर देंगे, मतलब कि इसका ये हुआ कि आप उसको कंट्रोल एंड डायरेक्शन नहीं देंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो बाउंड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए बाउंड है, ठीक है। और सीखने के लिए भी क्यों? क्योंकि उसके बेनिफिट के लिए है। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो उसके बेनिफिशियल के लिए नहीं है, उसके बेनिफिट के लिए नहीं है। वो है जो इम्पोज करते हो ऑब्लिगेशन, जैसे अभी आपको बताया गया था कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां छोड़ रहे हो, किसके ऊपर? माइनर के ऊपर। वो अभी जिम्मेदारी लेने के लिए इतना तैयार नहीं है, तो यहाँ पे कहा गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए नहीं है। ऑर्डनरी ट्रेड के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी उसके लिए नहीं है। साथ ही में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज जो होता है ये भी बिल्कुल भी बेनिफिट के लिए नहीं है माइनर के। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा। साथ ही में ये याद रखिएगा कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो बेनिफिट करते हैं माइनर को, ठीक है। और ओवरऑल याद रखिएगा कि एट दी एंड अगर कोई पूछे कि माइनर का एग्रीमेंट होता कैसे है तो वॉइड ऑफ इनिशियो है। और ये किस केस में आया था? तो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास के केस में। तो ये सब कुछ चीज़ें थी माइनर एग्रीमेंट के बारे में। आगे आने वाले लेक्चर में मैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आते रहते हैं, बीट प्री या मेंस जो भी हो, या कई बार इंटरव्यू, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो होप करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।